स्वागत कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने मौलिक कार्य हिंद स्वराज में देखा था, जिसमें वर्तमान काल की जटिल समस्याओं के लिए नामांकित भी किया गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में आमंत्रित करना चाहूंगी डॉक्टर रंजीत प्रसाद सर, जो झारखंड राज्य में उन्नत भारत अभियान के क्षेत्रीय संयोजक हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वो आए और कार्यक्रम के प्रस्तावना का रेखांकन करें। परम पूज्य भारत माता का वंदना करते हुए, मां सरस्वती को याद करते हुए, मैं आप सबका इस प्रांगण में अभिनंदन करता हूँ। अपने माननीय मुख्य अतिथि यहाँ इस कमिश्नरी के आयुक्त मनोज कुमार जी, झारखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी के कुलपति माननीय विजय पांडे जी, अपने उपनिदेशक प्रोफेसर राम विनय शर्मा जी, हैदराबाद NIR-DPR से रिसोर्स पर्सन के रूप में PIs को ट्रेनिंग देने के लिए आए R रमेश जी, सामने बैठे अपने कुल सचिव कर्नल निशित कुमार राय जी, NSS के प्रभारी जैनेन्द्र कुमार जी, वरिष्ठ प्रोफेसर शैलेंद्र सिंह जी, वरिष्ठ प्रोफेसर सिविल के AKL श्रीवास्तव जी, विभागाध्यक्ष मैकेनिकल प्रोफेसर संजय जी, मेटलर्जी से VK सिंह जी, डॉक्टर रामकृष्णा जी, HL यादव सर, और यहाँ आए हुए PI में कई डीन भी हैं अलग, जैसे सरला बिरला यूनिवर्सिटी के डीन हैं, प्रिंसिपल हैं, और सिल्ली पॉलिटेक्निक के भी लोग आए हैं। तो ऐसे अलग अलग संस्थानों से पूरे झारखंड से उनका पार्टिसिपेशन है। आप सबका हम अभिनंदन करते हैं। यहाँ पर जो उन्नत भारत अभियान से जुड़े हुए और कुछ NSS से जुड़े हुए वॉलेंटियर्स भी जो एक्टिव हैं वो हैं, ताकि ग्रामीण विकास का जो परिकल्पना है उन्नत भारत अभियान का, उसको वो भी समझ सकें और ग्रामीण दर्शन वहाँ जब जाते आते हैं तो कैसे व्यवहार करना है इसको सीख सकें। यह कार्यशाला जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसका परिकल्पना यही है कि जो PI हैं उसको करना क्या है। कभी कभी हमारे मन में आ जाता है कि हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेज में हैं, हम लोग प्रोफेसर हैं और हम कुछ बताने चले जाते हैं, और जब हम कुछ बताने चले जाते हैं तो हमारे मन में भाव आता है कि हम तो देने वाले हैं और वो लेने वाले हैं, तो हमारे अंदर कुछ सुपरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाता है और ये एक दूरी बनाता है। लेकिन हमें समझना है कि जब हम बाहर से अपने परिस्थिति से कुछ चीज ले करके वहां देंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि उनके लिए वो आवश्यक हो, और फिर उनके यहाँ जो अनुभव है वो हमको सीखना है, क्योंकि वो कई वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी खेती करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी गोपालन करते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी, क्योंकि ये भारत, हम लोग कृषि प्रधान देश बोलते हैं लेकिन भारत प्राचीन काल से उद्योग प्रधान देश रहा है। कृषि तो हर घर में होता था, कहीं पर कपड़ा बनता था, यहाँ का लोहा जो है स्कॉटलैंड जाकर के वहाँ तलवार बनता था। ऐसे कई एग्जाम्पल है, यहाँ से मसाला जाता था, यहाँ से तसर जाता था। तो हमारा
घर घर में कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता था और हर जिला का, हर गांव का कुछ विशेषता था और हर घर में कृषि होता था। तो इसीलिए उनके उस अनुभव का लाभ हमको मिल सके और हम फिर अपने टेक्निकल नो हाउ से उनको जो जरूरत है उसमें कैसे सहायता दे सके, उसको समझना, उसको करना, उसी को पूरा करने के लिए ये एक ओरिएंटेशन जो कार्यक्रम है, इसमें एक और जहाँ रिसोर्स पर्सन जैसे आर रमेश जी पूरे भारत के जो RCI हैं उनके कोऑर्डिनेटर को ट्रेनिंग देते हैं। उन्नत भारत अभियान के परिकल्पना में जो पॉलिसी बना, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट ग्रुप है, एक्सपर्ट ग्रुप, ऐसे सभी को वहाँ पॉलिसी बनाने में रहे हैं। तो हम सौभाग्यवान हैं कि ऐसे रिसोर्स पर्सन हमको मिले हैं। कल के लिए भी यहाँ पर पद्मश्री अशोक भगत जी आ रहे हैं, जो कि विकास भारती का संस्था गुमला, वहाँ उन्होंने बहुत पहले 3 प्रोफेसर राकेश पोपली और महेश शर्मा जी, ये लोग मिल करके तय किए थे कि एक भी जो सबसे पिछड़ा प्रखंड था उस समय झारखंड का, कि कोई बाहर नहीं जाए, तो वहाँ रोकने का काम किया था। तो उनके अनुभव का लाभ हमको मिलेगा। ललन शर्मा जी आ रहे हैं, जो एकल अभियान जो ग्राम शिक्षा है वो पूरे देश में के प्रमुख हैं। Different departments. So all these are there in one place here in a campus. But if you see a government institution, I mean the government setup, rural development is with one department and the agriculture is one with another, horticulture is with another, right? Horticulture is another one department, the agriculture is another, and then so several different departments are there, and convergence of these departments, it is becoming very difficult. Convergence of these departments, it is becoming very difficult. But here in an institution, when you have all these in one place, it becomes easy to translate whatever you are talking in your classroom to see if it works in your village also, right? That is the basic premise. And the second one is that why not we move away from the banking model? Why not we move away from the banking model of education to problem posing model? When I say banking model, I hope you are able to understand that these are facts, informations, concepts, strategies, approaches, technologies, techniques, all these, and you keep in your memory, keep in your mind, and then you will be able to reproduce in your exam. Instead of going for banking model, you deposit facts, deposit concepts, deposit techniques, technologies, all that, so that you will be able to withdraw when you need in your exams, right? So instead of going for a banking model of education, and why not we go for a problem posing model? Go to village, and you learned this concept here, right? You go to village and see if this concept, you are able to apply in a village. You taught some techniques, technologies, models here in a classroom. Let me see if it works in a village, right? Does it solve a problem in a village? So that is what it is about. That is what it is about. It is about from ideation to practice. It is from ideation to practice, we can say. We can say it is a kind of experiential learning. It is not that somebody experimented, wrote in a book, and then I learned it, and then I just transferred my notes to students' notes. Instead of doing that, and is it possible that we go for a kind of experiential learning? This is what Unnat Bharat Abhiyan wants, right? So this, I repeat here, we learn several concepts, models, approaches, strategies, techniques, technologies, all in our classroom. And that which worked in my laboratory here, that which worked in my campus here, does it work in the villages also? Right? That's what we are demanding, that it must apply. It must happen in our institutions. So let us apply them to solve real world problems. And then when we do this, we also can see if it is in alignment with the priority of the government. If it is in alignment with the priority of the government. For example, the government is now trying to give house-cape connection to every household in India. I hope you know Jal Jeevan Mission. Jal Jeevan Mission is trying to provide drinking water house-cape connection to every household. Now, we don't know how practical it is because of the terrain in this country and because of the depth of water in various places, all that. And that which worked in Jharkhand may not work in Manipur, may not work in Arunachal Pradesh. So here we need different technologies, different ways of working. And I do not know how many engineers working in the rural water supply department or primary, PHED are aware of this. And is it possible that we are able to come out with some innovative solutions based on the terrain there, all that? And those are things that we think that it must go from the institutions like this to the villages. And then if the government now
there was a time the government was talking about sustainable development goals. I mean, we know that India is one of the signatories in the sustainable development goals, and then later India thought, why not we have our own localized SDGs, right? I'm sure all of you are aware of the SDGs, sustainable development goals, 17 goals that the government came out with. I do not know how many of you are aware of the localized SDGs. I mean, we have universal SDGs, and the government of India has come out with the localized SDGs saying these are the priorities of the government of India, that we will focus on these. We will focus on these 9 goals. Instead of 17, they have taken up these 9. And let us say one of them is creating water-sufficient villages. Creating water-sufficient villages. When we say water-sufficient villages, the government can it is a vision that you can say, I want to create a water-sufficient village is a vision, right? Now, it is for us to identify what do you mean by a water-sufficient village. When would you call a village a water-sufficient village? When you talk about water, are you talking about drinking water, or are you talking about irrigation water, or are you talking about other livelihoods taking place in the villages, or what? When would you call a village water-sufficient village? Those are things that we need to inform. These are things that we discuss. अब मैं कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान वीर पांडे सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर वर्तमान में झारखंड तकनीकी विश्वविद्यालय के उप निदेशक हैं तथा बीआईटी मिश्रा में प्रोफेसर हैं। मैं सर से अनुरोध करूंगी कि वो मंच पर आए और हम सबको अपने अशील वचनों से अभिभूत करें। मनोज कुमार जी, मुख्य अतिथि एवं आयुक्त कोल्हान, डॉक्टर आर रमेश जी, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर राम विनय शर्मा, उप निदेशक NIT जमशेदपुर, डॉक्टर रंजीत प्रसाद, समन्वयक उन्नत भारत अभियान, एवं यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मेरा जोहार और नमस्कार। Presently, around 7% of the population in India lives in rural area engaged in an agrarian economy, with agriculture and allied sector employing 51% of the total workforce, but accounting for only 17% of the country's in GDP. There are huge development disconnects between the rural and urban sectors, such as inequality in health, education, incomes and basic amenities, as well as employment opportunities. The imperatives of sustainable development, which are being felt more and more acutely all over the world, also demand eco-friendly development of the villages and creation of an appropriate employment opportunities locally. Increasing urbanization is neither sustainable nor desirable. Higher education institutes have hardly contributed directly to the development of the rural sector, but they have knowledge and resource to help in transforming the lives of rural masses effectively. Unnat Bharat Abhiyan has been conceived to explore the potential of higher institutions and to enrich the rural India. There is a many area in the like in health, education, culture, values and skill. Higher education institutes are expected to field studies and facilitate their better implementation so that they meet their objectives best. There must be training program to expose the facilities of higher education institutions program to rural engagement mechanisms and rural technologies and practices. मैं प्रोफेसर रंजीत प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि उन्नत भारत अभियान का प्रपोजल मुझे भेजें, जिससे कि मैं झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी से संबद्धता प्राप्त सभी टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स को भी इस अभियान से जोड़ सकूं।
मेरी यूनिवर्सिटी में कुछ इंस्टीट्यूट्स जो है इस अभियान से पहले से जुड़े हुए हैं। अगर वो हमको प्रपोजल भेजते हैं तो हमारे पास 70 टेक्निकल कॉलेजेस हैं, तो अगर वो 5 into 70 हम करते हैं तो इट इज़ ह्यूज, 350 विलेजेस दे कैन टेक। तो मैं इनसे आग्रह करूँगा जल्द से जल्द मुझे प्रपोजल भेजें, जिससे कि मैं जो है उस पर आगे कार्रवाई कर सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड। श्री मनोज कुमार आयुक्त कोल्हान का कि वो आए और अपने शब्दों से हम सबको अनुग्रहित करें। जोरदार तालियां सर के लिए। मंचासीन विशिष्ट अतिथिगण, इस उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम के समन्वयक कुल सचिव महोदय, इस सभासद में उपस्थित RIT के माननीय फैकल्टीगण, स्टूडेंट्स, मेरे दोस्तों, उन्नत भारत अभियान भारत सरकार का एक फ्लैगशिप स्कीम है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो हमारे पास जो नॉलेज है, जो टेक्नोलॉजी है और जो रिसोर्सेज है, उसके माध्यम से भारत के गांवों को उन्नत बनाना है। उसको उसके गांव में रहने वाले का लाइफ का क्वालिटी अपग्रेड करना, ऊंचा करना है। जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, उन्नत भारत। उन्नत का मतलब हुआ कि जिसमें उभार लिया हुआ है, अंदर से काफ़ी टेक्निकली रिच है, फाइनेंशियली रिच है, सोशली कल्चरली सारे ढंग से रिच हो गया, वो उन्नत आ गया। तो जब तक गांव रिच नहीं होगा, हमारा गांव उन्नत नहीं होगा, भारत उन्नत नहीं हो सकता है। और इस प्रक्रिया को अचीव करने के लिए सरकार ने इस अभियान मोड में लिया। मिशन मोड का मतलब होता है हम टाइम फिक्सअप करते हैं, उसके साथ उसके टारगेट्स फिक्सअप करते हैं और उसको अचीव करने के लिए विद इन स्टिपुलेटेड टाइम हम प्रयास करते हैं। और इन बिटवीन मिड कोर्स करेक्शन की आवश्यकता है तो मिड कोर्स करेक्शन करते हैं। सर्टेन उसमें अपग्रेड करने की बात होती है, कुछ डिलीट करने की बात होती है, कुछ एडिशन की बात होती है, वो करते हैं। तो ये स्टार्ट 2014 से हुआ है, बट अभी उन्नत भारत अभियान 2.0 जो 25 अप्रैल 2018 से शुरू हुआ है, उसके ओरिएंटेशन के क्रम में हम लोग यहाँ पर जमा हुए हैं। और जैसा कि मालूम हुआ है कि यहाँ पर से जो इस इंस्टीट्यूट से शायद 5 गांव लिए गए हैं। हमने रंजीत प्रसाद जी से पूछा था कि चाईबासा में कौन सा लिया है, क्योंकि करेंटली हमारा हेड क्वार्टर चाईबासा है। चाईबासा की बहुत सारी समस्याएं हैं, तो जो कोई चाईबासा के किसी गांव में को अडॉप्ट किए हैं, चाहे उनका सर्विस एरिया वो उनका क्षेत्र पड़ता है, हाँ, तो हम चाहेंगे कि एक आध मीटिंग हमारे साथ भी हो, ताकि हम वहाँ पर बतला पाएँ जो प्रोजेक्ट उन्होंने लिया है कि वहाँ पर जिस स्पेसिफिक गांव में जा रहे हैं वहाँ पर की विशेष समस्याएं क्या है जिस पर फोकस करना चाहिए। ये जो अभियान है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है, हमने जो टेक्नोलॉजी डेवलप की है, हमने जो अचीवमेंट किए वर्षों से, जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है उससे और पठन पाठन से, इंटरेक्शन से, उसको हम गांव तक ले जाएं और गांव के विकास में उस टेक्नोलॉजी को लगाएं कि कैसे सरकार की विभिन्न योजनाएं जो चल रही हैं उसको सही ढंग से हम गांव के लोगों तक पहुंचा सकें, उनके जीवन को अपग्रेड कर सकें, उनको सुख सुविधाएं दे सकें, उनको सरकार की योजनाओं से जोड़ सकें, सरकार की योजनाओं से उन्हें आच्छादित कर सकें। और साथ ही वहाँ पर की क्या समस्याएं हैं जो अभी तक सरकार ने एड्रेस नहीं की, चाहे वहाँ पर की क्या समस्याएं हैं जो जिस पर कोई प्रोजेक्ट बना के अगर दिया जाए सरकार उसको लागू करे, जो लागू करने के मेथोडोलॉजी है, जो टेक्निक्स है, उसमें हम क्या अपग्रेड कर सकते हैं, अपग्रेडेशन ला सकते हैं। तो ये वन वे नहीं है, आप लैब से फील्ड में जाते हैं, फील्ड से फिर लैब में आते हैं, ये 2 वे एक कार्यक्रम है। तो जब आप गांव में जा रहे होते हैं, गांव के लोगों से बात कर रहे होते हैं, तो बहुत सारी बातें हैं जो आपको जानकारी में आती है जो कॉलेज में और किताबों में नहीं मिलती। हम मूलतः इंजीनियर हैं, हमने भी भागलपुर कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से पढ़ाई की है, अभियंत्रण की, सिविल इंजीनियरिंग की।
तो कुछ दिन का हमें एक्सपोजर रहा है कोसी प्रोजेक्ट में काम करने का, अनडिवाइडेड बिहार। तो जब कोसी प्रोजेक्ट में हम काम कर रहे थे वहाँ फ्लड्स बहुत आते थे, तो बहुत सारी चीजें थी कि हम भी नया नया सर्विस में थे, हमको उतना जानकारी नहीं था, लेकिन बहुत ही टफ प्लेस पर पोस्टिंग हो गई वहाँ पर सुपौल में, जिसको बोलते हैं चंद्रायन सौड़ी में। फ्लड्स बहुत ज्यादा आता है, जिससे पोस्टिंग उस जस्ट पहले कोसी बांध का अस्पर कटा था, मेरी पोस्टिंग की गई वहाँ पे। एक्चुअली हम उसके पहले कभी उसका एक्सपोजर हमें नहीं था। तो जो आप आज इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मनोज कुमार जी, मुख्य आयुक्त कोल्हान, विशिष्ट अतिथि विजय पांडे जी, रमेश जी, हमारे संस्थान के कुल सचिव विश्व कुमार राय, अधिष्ठातागण, विभागाध्यक्ष, फैकल्टी मेंबर्स, डॉक्टर कनिका प्रसाद जो संस्थान के समन्वयक हैं अपने उन्नत भारत अभियान के, अपने इस कार्यक्रम में पधारे विभिन्न संस्थानों से समन्वयक, उन्नत भारत अभियान के समन्वयक, अपने छात्रगण जो NSS से जुड़े हुए हैं या उन्नत भारत अभियान से जुड़े हुए हैं, अपनी संस्थान की ओर से और अपनी ओर से मैं इस कार्यशाला में सभी को हार्दिक अभिनंदन करते हैं। इस उन्नत भारत अभियान का प्रारंभ जो है IIT दिल्ली से हुआ, इसमें ग्रामीण विकास केंद्र से, और उस विकास केंद्र में, ग्रामीण विकास केंद्र में मुझे कार्य करने का मौका मिला है। मैं 35 साल पहले उस ग्रामीण विकास केंद्र में उन्नत चूल्हा पर काम किया। उन्नत चूल्हा क्या है कि जो गांव में खाना बनता था पहले, ये आज भी बनता है, वो लकड़ियों से जनरली बनता है, और जो चूल्हे की जो क्षमता है, दक्षता है, बहुत ही 5 से 10% होता है और धुआं बहुत होता है। उस चूल्हे में चिमनी लगाकर और उसकी डायमेंशंस को ऑप्टिमाइज करके हम लोगों ने उसको 20% तक इफिशिएंसी दे गए। और बाद में हम लोगों ने इसमें पॉटर्स को, कुम्हार लोगों को इन्वॉल्व किया और उन्होंने उसको डायमेंशंस को परफेक्ट करके बना के, पका के और उसको असेंबल करने से टेक्नोलॉजी जो है वहाँ तक पहुँच गई। तो इसमें हम लोगों ने ट्रेनिंग किया, गाँव में जाके सिखाया कैसे बनता है। आज जबकि गैस का चूल्हा आ गया है, लेकिन सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते आज भी, तो उस चूल्हे में जैसे और उन्नति करके जैसे फायर स्टोव हम लोगों ने प्रोजेक्ट किया है यहाँ पर अपने संस्थान में। तो इस तरह का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे गाँव के लोगों को लाभान्वित हो। बहुत सारे टेक्नोलॉजी का काम है जिसमें संस्थान हमारा काम कर रहा है। हमारे यहाँ NIT का प्रोजेक्ट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन इनोवेशन का, और जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हम लोगों ने डेवलप किया है। अभी कल हमारा एक कार्यक्रम है जिसमें फ्लूगल इंजीनियरिंग सेंटर का स्थापना किया जा रहा है, मितव्ययी अभियांत्रिकी केंद्र का, जिसमें कम खर्च में, लागत में कैसे हम तकनीकी का डेवलप कर सकें तो गाँव में उपयोगी हो सके। तो इस तरह से हमारा संस्थान क्षेत्रीय समन्वय संस्थान है, डॉक्टर रंजीत प्रसाद जी के नेतृत्व में चल रहा है। और आगे जो है उन्नत भारत आप सबको सहयोग से और इस कार्यशाला में जो विशिष्ट अतिथि लोग और सबका आप मिलेंगे, उनसे चर्चा करेंगे, तो इस उन्नत भारत अभियान को आगे प्रभावी ढंग से लागू करने में सहायता करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में धन्यवाद ज्ञापन हेतु आमंत्रित करना चाहूंगी मिसेस कनिका प्रसाद मैम, प्रोफेसर प्रोडक्शन एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। मैम ने अपना शोध कार्य जाधवपुर विश्वविद्यालय से पूरा किया है। मैम अभी संस्थान की संभावित कोऑर्डिनेटर के रूप में कार्यरत हैं। नमस्कार। इस कार्यक्रम में धन्यवाद ज्ञापन के लिए मुझे जो अवसर मिला है, इसके लिए मैं खुद को बहुत सम्मानित महसूस कर रही हूँ। सबसे पहले विशेष रूप से धन्यवाद यहाँ पधारे हुए हमारे अतिथिगण, उप निदेशक महोदय, आदरणीय कुल सचिव महोदय, सम्माननीय शिक्षकगण एवं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का सब यहाँ कार्यशाला में
प्रतिभागी के रूप में आने के लिए सभी लोगों का विशेष रूप से धन्यवाद, जिन्होंने अपना मूल्यवान समय निकालकर यहाँ आए और इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना सहयोग प्रदान किया। मुझे आशा है कि इस कार्यशाला से हम सभी काफी लाभान्वित होंगे। विशेष रूप से मैं अपने निदेशक महोदय प्रोफेसर श्री करुणेश कुमार शुक्ला का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी, जिनके निरंतर मार्गदर्शन में इस कार्यशाला का आयोजन किया जा सका। इसके बाद मैं डॉक्टर रंजीत प्रसाद आरसीआई कोऑर्डिनेटर का धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूंगी, जिन्होंने समय समय पर हमारा मार्गदर्शन किया और इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए उत्साहित किया। मैं इस धन्यवाद ज्ञापन में मेंशन करना चाहूंगी श्री परेश जी का नाम, जो हमारे एक अडॉप्टेड गांव से हैं, केरा से, जिन्होंने जो हम लोगों ने मोमेंटो आप लोगों को दिया है वो उनके द्वारा ही निर्माण किया गया है। ये जो मोमेंटो है ये उनके द्वारा ही निर्मित की गई है। परेश जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसी भी कार्यक्रम के आयोजन का आयोजन रातों रात नहीं किया जा सकता है, कई हफ्तों की तैयारी लगती है। हमारी यूबीए टीम के सतत प्रयास, लगन और कर्मठता के कारण यह कार्यक्रम सुचारू रूप से आयोजित किया जा सका है। यूबीए टीम के सभी सदस्यों को हृदय से धन्यवाद। थैंक यू। मैं कार्यक्रम की अंतिम कड़ी में आप सभी से अनुरोध करूंगा कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। राष्ट्रगान द्राविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। अभी बाहर में नहीं चेक नहीं कर पाए organic farming, sustainable water management, organic farming and artisans and ये पांचों का है और पांचों थीम आपका है, तो हमारे पास सब चीजें हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस सीधे काम करना स्टार्ट। कहीं भी भारत के किसी कोने में 20 kg से एवर कोई सामान चाहिए, हम लोग फ्री कुरियर वहाँ पहुँचाते हैं, लेकिन 20 kg से ऊपर होना नहीं तो फिर खुद पेमेंट करना पड़ेगा, बड़ा हाई पेमेंट हो जाता है। 20 kg तक 20 रुपये के आसपास आता है, इसलिए एक हम लोगों ने बना दिया है स्लैब कि 20 kg से ऊपर कोई भी चीज़ मिला करके भी हो जाए सारे आइटम, तो हमारा काम होता है, कहीं भी भेज सकते हैं। और जमशेदपुर तो कोई यदि हम लोगों को रखने का जगह मिल जाए ऐसे कैंपस में तो हम उसको उपयोग कर सकते हैं। अपने व्यक्तिगत अनुभव से जो बताया, यहाँ जो अपने वॉलंटियर्स हैं वो करंजो गए थे, हम लोग सब लोग केरा गए थे, केरा के बगल में करंजो है, और वहाँ देख करके और बिल्कुल आए ये सब चीज़, वहाँ से कई लोग लाए भी थे। और निश्चित रूप से वहाँ एक बहुत सुंदर व्यवस्था खड़ा हुआ है। वास्तव में हम लोग ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम वही करना चाह रहे थे कि करंजो में ही करें, और उसके लिए बात भी हो गई थी तो करंजो में जो लोग प्रमुख हैं उनसे, लेकिन बाद में ये हुआ कि पूरे झारखंड से आने में यहाँ जो है उसको लेकर के फिर यहाँ पर वो शिफ्ट हुआ। इससे पहले एक बार हम लोग बहुत पहले वो एनएसएस में जब हम थे तो यहाँ के स्टूडेंट को लेकर के विकास भारती गए थे 3 दिन के ट्रेनिंग में, तो उस प्रकार की व्यवस्था वहाँ है।
अगर आप अपने स्टूडेंट्स को लेकर के जाना चाहते हैं करंजो या विकास भारती, तो आप जा सकते हैं। पहले से अगर खबर कर देंगे तो वहाँ रहने होने की व्यवस्था है, और वहाँ के आसपास का कैसे लोग ग्राम विकास का काम कर रहे हैं वो देख सकते हैं, और जमीन से जुड़ करके इस काम को कर सकते हैं। अभी हम लोगों का इसके बाद चाय का व्यवस्था है, और 15 मिनट के बाद हम लोग फिर से यहीं आ जाएंगे। आगे फिर गणेश जी का जो स्किल डेवलपमेंट का उसके बारे में, और हम लोग आगे उनको सुनेंगे। तो सभी को सादर नमस्कार। गांव का विकास, पहले जो एकल विद्यालय के डॉक्टर लल्लन जी थे, उनका थोड़ा संबोधन सुनने मिला। तो गांव का विकास और स्किल डेवलपमेंट, इसके बारे में मैं संक्षिप्त में बताना चाहूँगा। तो अलग अलग जो एक्ट है, हमारी टैगलाइन भी वही कहती है कि स्वावलंबी भारत अभियान। तो जो स्वावलंबी भारत अभियान है, स्वावलंबन कब आएगा? जीने के लिए जो प्रोडक्ट्स इन्होंने बताए, या हर कोई तो खेती नहीं कर सकता, तो जीवन जीने के लिए जो अन्न लगता है या अन्य सुविधाएं लगती है, एजुकेशन, हेल्थ, इसके लिए पैसा लगता है। वो कमाने के लिए भाई ने सही बताया कि आजीविका के अवसर होना आवश्यक होता है, उसके लिए स्किल होना आवश्यक होता है। तो स्वावलंबी आदमी जो खुद के पैर पर खड़ा है वो हो सकता है, लेकिन अगर गांव को खुद के पैर पर खड़ा रहना है तो गांव का स्वावलंबन भी तो एक अहम मुद्दा है। भारत स्वावलंबी भारत कब होगा? भारत बना है गांवों से। तो जब अगर गांव सक्षम होंगे, गांव स्वावलंबी होंगे, तो भारत सक्षम होगा। एंड देन भारत में रहने वाला जो उपजीविका करने वाला जो आदमी है, आप मैं जैसे लोग हैं, वो हर कोई सक्षम हो जाएंगे, और स्वावलंबन से ही सक्षमता आती है। ये एक मेन ये है। तो ये स्वावलंबन पाने का जरिया क्या है? गांवों का स्वावलंबन, आपने पैसा नाम के बारे में सुना है, या पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के बारे में सुना है? सुना होगा। पंचायती राज मंत्रालय भी है, रूरल डेवलपमेंट मंत्रालय है। तो ये जो पैसा जो एक्ट है, वो एक्सटेंशन है पंचायती राज का। तो पैसा क्या है? ये 5वीं सूची, जिसके तहत पैसा के कानून का जो पैसा जो लगता है, पंचायती एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट। तो जो शेड्यूल 5 5वीं सूची जो कहते हैं, उसमें जो जनजाति आबादी की प्रधानता और क्षेत्र की सघनता, उचित आकार, जिला, ब्लॉक, इसको एक सूची में डाला जाता है जिसमें विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, और ग्राम सभा जिसे कहते हैं वो सक्षम हो जाती है उसको। जैसे कि संसद होती है, संसद कहाँ होती है? सेंटर में, देश के कानून बनाती है। स्टेट के लिए होती है असेंबली, यहाँ के जो अधिवेशन वगैरह चलते हैं स्टेट एमएलए के द्वारा, वो विधानसभा, राइट, विधानसभा और विधान परिषद भी होती है कई कई राज्यों में। तो वो स्टेट के लिए अपने अपने रूल्स बनाते हैं। तो ग्राम के अगर रूल्स बनाने हैं तो ग्राम सभा को अधिकार दिए हैं इस पेशा कानून के अंतर्गत। तो इस 5वीं अनुसूचित के अनुसार झारखंड के बहुत सारे जिले, लगभग आधा झारखंड 5वीं अनुसूची में आता है, और कई जिलों के बहुत सारे ब्लॉक्स इसमें आते हैं। हम देखेंगे ये 32 जनजातियां ये झारखंड में है, जो गांव में है, जो क्योंकि यहाँ पे झारखंड की ज्यादा बात चल रही है, इसीलिए मैंने 2 स्लाइड स्किप कर दिए जो छत्तीसगढ़ के संदर्भ में थे। तो यहाँ पे जो जनजाति बहुल आबादी है वो यहाँ पे हेलो, यहाँ की जो जनजाति बहुल आबादी है,
लगभग 32 जनजाति समुदाय झारखंड में पाए जाते हैं और इसमें कुल आबादी के 26% जो जनसंख्या है वो जनजाति है जो गांव में बसी है। और ये उसकी लिस्ट है जनजाति समुदायों की। तो जो शेड्यूल्ड एरियाज की जो बात की थी, जो गांव के विकास की हम बात करते हैं, जो शहर में रहने वाला आदमी हम इकट्ठा होकर गांव के विकास की बात करते हैं, तो ये गांव के प्रखंडों को अगर हम देखें तो रांची डिस्ट्रिक्ट जो है लगभग 40 से 43% जो आबादी है वो जनजाति बहुल है। और ये सारे जो ब्लॉक्स हैं रांची डिस्ट्रिक्ट के वो शेड्यूल्ड एरिया में आते हैं। फिर आ गया लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, लातेहार, गरवा, वेस्ट सिंहभूम, सरायकेला, ये सारे जो है डिस्ट्रिक्ट्स वो शेड्यूल्ड 5 के सूची में आते हैं, जिसमें पेसा एक्ट लागू होता है। राज्यपाल को विशेष अधिकार दिए हैं इस पेसा ने, जो जिसका जो शेड्यूल्ड एरियाज में जो एक्ट बनते हैं, अगर उसका सही तरह से पालन ना होता हो तो डायरेक्टली राज्यपाल इंटरवेन कर सकते हैं। जो अन्य जो शेड्यूल्ड 5 से अतिरिक्त जो जिले होते हैं उसमें वो प्रावधान नहीं होता। उसके लिए एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जो गवर्नमेंट की, जो सीएम के तहत गठित होती है। लेकिन विशेष अधिकार यहाँ पे ऐसे क्षेत्र है जो जनजातियों के लिए भूमि के आवंटन को भी ये करते हैं, लक्षित करते हैं। तो मैं क्यों बात बता रहा हूं ये सारी, क्योंकि जो गांव है वो सदन है ऑलरेडी, उसके पास संसाधन है, लेकिन माइग्रेशन और जॉब पाने के लिए जो चाह है, जो शहरों की तरफ बढ़ना है, वो इस संसाधनों का उपयोग किसी अन्य हाथों को करने दे रही है। तो उसमें कंपनीज हो सकती है, या जो इन संसाधनों का मूल्य समझता है ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, या कंपनियां भी हो सकती है, या सरकार भी हो सकती है। तो ग्राम सभा को एक विशेष अधिकार देकर उसका संसाधन, जैसे माइंस एंड मिनरल्स है, बाकी वनोपज है, फिर सीएफआर से रिलेटेड जो कानून है फॉरेस्ट राइट्स के बारे में के, उसमें कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स के तहत वो अपनी आजीविका जंगल क्षेत्र में भी कुछ अपनी उपज लगाकर कर सकते हैं। आपने इसके बारे में कभी सुना है क्या? कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट, जो पट्टे मिलते हैं। तो झारखंड में उसका इतना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है क्योंकि डिमांड नहीं हुई है। तो जो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो उन्नत भारत अभियान है झारखंड का, वो इस छुपे पहलुओं को सामने लाए और गांव-गांव तक पहुंचाए, जिससे जो युवा पीढ़ी है, इसको समझ के गांव में इसका प्रचार प्रसार कर सके और डिमांड क्रिएट कर सके। अगर हक मांगा जाएगा तो मिलेगा। कानून में प्रावधान दिए हैं वो हम समझ लेंगे और उसका इम्प्लीमेंटेशन करने का प्रयास करेंगे अपने गांव में, तो उसका सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। तो ये ग्राम सभा का कभी ये हुआ था, तो 1992 में जब भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की स्थापना हुई तो ग्राम सभाओं को विशेष अधिकार दिया गया। जो 11वीं अनुसूची में 29 विषय है। कौन से विषय? तो किस विषयों में ग्राम सभा अपने अधिकारों का पालन कर निर्णय ले सकती है अपने विकास के तहत। इसमें सारे जो आजीविका के मुद्दे हैं वो आ जाते हैं। आजीविका, लाइवलीहुड, तो कृषि से संबंधित सारे जो पहलू है, तो सिंचाई होगा, उससे पैरेलल एग्री एंड अलाइड जो बोलते हैं जिसमें मत्स्य व्यवसाय है, डेयरी फार्मिंग है, फिर अभी पिगरी भी बहुत अच्छे तरह से झारखंड के कई केवी केस में मेरा घूमना हुआ है, तो पिग सुअर का पालन है, उससे भी बहुत ज्यादा अच्छा कम लागत में ज्यादा उत्पाद करके एक्सपोर्ट भी हो रहा है। जो
सर्वाधिकार है उसको समापन नहीं आरंभ का दौर है, ये विदाई का समय नहीं, कुछ और है, कुछ और है। अब इस 2 दिवसीय कार्यशाला की समापन समारोह की दिशा में आगे बढ़ते हुए मैं कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि महोदय एवं उप निदेशक राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर डॉक्टर राम विनय शर्मा सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज के कार्य भारत में जैसा कि अतिथियों के सम्मान की एक विशेष परंपरा रही है, इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए मैं सर से अनुरोध करूंगा कि वो आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पद्मश्री श्री अशोक भगत जी का शॉल उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर स्वागत करें। श्रीमान लल्लन शर्मा जी का सम्मान शॉल उड़ाकर एवं प्रतीक चिन्ह भेंट कर करें। स्वागत कार्यक्रम की अगली श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर कनिका प्रसाद मैम, उत्पादन एवं औद्योगिक इंजीनियरिंग एवं संस्थान समन्वयक उन्नत भारत अभियान को कि वे आए और कार्यक्रम के दूसरे विशिष्ट अतिथि महोदय श्रीमान SR खुदी जी का स्वागत प्रतीक चिन्ह एवं शॉल उड़ाकर करें। विभाग अध्यक्ष धातु कर्म एवं पदार्थ अभियांत्रिकी विभाग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर एवं क्षेत्रीय समन्वयक उन्नत भारत अभियान से अनुरोध करूंगा कि वो मंच पर आए एवं अतिथि गणों से हम सबको परिचित कराएं। श्रीमान रंजीत प्रसाद सर। सभी का नमस्कार। अपने बीच अपने आज के मुख्य अतिथि इस समापन समारोह के पद्मश्री श्री अशोक भगत जी, मेरा सौभाग्य रहा है लगभग 30 वर्षों से भी ऊपर से उनसे मेरा संपर्क रहा है, एकदम शुरुआती दिनों से, जब उन्होंने अपने कुछ मित्रों के साथ ये बीड़ा उठाया था कि बिहार के सबसे पिछड़ा प्रखंड विशुनपुर से एक भी मजदूर का पलायन होने नहीं देंगे, और फिर वो मॉडल विकसित हुआ और उस मॉडल के आधार पर ही और आज पूरे देश में कई जगह पर उस मॉडल को अपनाया जा रहा है और विकास भारती का मॉडल एक विकास के जो अनुरूप कैसा विकास होना चाहिए गाँव का, उसको लेकर के है। IAS लोग भी वहाँ ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, ग्राम विकास का JPSC वाले भी आते हैं, और कई अभी अश्विनी जी ने अविनाश जी ने बताया कि IIM से भी अभी 120 बच्चों का 2 ग्रुप वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर इंटर्नशिप करेंगे। तो इस प्रकार से सचमुच में एक बड़ा काम इतने दिनों में खड़ा किया जो ग्राम आधारित था। तो आज हम लोग बहुत खुशी है कि आज अपने बीच अशोक भगत जी का समापन समारोह में मार्गदर्शन प्राप्त होगा। उनके साथ उनके सहयोगी ललन जी, जिनका कि ललन शर्मा जी का परिचय अभी सभी से तुरंत हुआ है, क्योंकि इसके पहले उनका ही सेशन था जिसमें उन्होंने शिक्षा, ग्राम शिक्षा को लेकर के विस्तार से बताया, और ये भी बताया कि ग्राम शिक्षा केवल हम पाश्चात्य नजरों से शिक्षा को नहीं देखें। इनका बहुत अच्छा उदाहरण था कि उनकी माँ जो है अपने स्थानीय भाषा में सब कुछ लिख लेते थे, लेकिन क्योंकि वो नौकरी की भाषा नहीं जानते थे, जो अंग्रेजों ने अंग्रेजी कर रखा था,
इसलिए वो अनपढ़ के श्रेणी में आती थी। और इस प्रकार से जब अंग्रेजों ने यहाँ सर्वे करवाया था, उसके सर्वे के अनुसार से लॉर्ड मैकाले के समय का सर्वे है कि दक्षिण भारत में 100% लिटरेसी था और उत्तर भारत में 97% लिटरेसी था। ये एक रिकॉर्ड की बात है। लेकिन हम लोगों को पढ़ाया गया, जो हम लोग अभी पढ़ते हैं, कि हम लोग तो पढ़े लिखे ही नहीं थे। तो ऐसे चीज़ों के विषय में विस्तार से ललन जी ने रखा और सचमुच में सबको प्रेरित किया कि जब हम गाँव में जाएं तो हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए गाँव को देखने का, हम कुछ देने के लिए नहीं जाए। उसके बाद श्री गणेश रमाकांत कुदे जी, जो स्किल इंडिया नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन दिल्ली, वहां के सीईओ ऑफिस में प्रबंधक हैं और बहुत ही कम समय में उन्होंने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया और हमारे बीच रहे। आज उनका भी विस्तार से परिचय भी हुआ और हम लोगों के बीच में जो यहाँ के स्थानीय कानून है, जब हम जाते हैं तो ग्राम सभा का क्या अधिकार है, पंचायत का क्या अधिकार है, इसको अगर हम जानेंगे, महामहिम राज्यपाल का क्या अधिकार है, तो इस प्रकार के चीजों को जो हमको गाँव में जाने से जानना चाहिए ताकि हम उसको और अधिक मजबूती प्रदान कर सकें। ऐसे गंभीर विषय को बहुत आसान शब्दों में बताया। तो निश्चित रूप से हम उनका तहे दिल से अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज ऑनलाइन रूप से जुड़े हुए हैं अपने निदेशक माननीय श्री गणेश कुमार शुक्ला जी, जो आज रहना था उनको, फिजिकली हमारे बीच रहने वाले थे, लेकिन ट्रेन उनका कैंसिल हुआ, बाद में दूसरे ट्रेन से आ रहे हैं और वो प्रयास करके भी समय से नहीं पहुंच सके। लेकिन अच्छी चीजें बनाइए, जैसे आज हम लोग देख के अभी आए, फ्रूगल टेक्नोलॉजी की बात है। कम टेक्नोलॉजी की चीज, मिनिमम टेक्नोलॉजी की चीज, जिसमें कम से कम बुद्धि लगे, कम से कम विज्ञान हो, कम से कम मेंटेनेंस हो और कम खर्चे में, लागत में वो लोगों की आवश्यकताओं को पूरी कर सके। हमें लगता है कि उन्नत भारत अभियान में भी ऐसी सोच के साथ हम यदि गाँव में बढ़ते हैं, गाँव की आवश्यकताओं के अनुसार से, गाँव की क्षमता के अनुसार से सोचना पड़ेगा हमें। गाँव की क्षमता है कि नहीं उसको संभालने का। एक छोटा सा उदाहरण, डीप इरिगेशन सिस्टम, मैं बहुत प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन उतना मोटर और उतना पानी लिफ्ट करने का व्यवस्था, उतना फोर्स व्यवस्था होगा तभी वो ड्रिप चलेगा। हर किसान को आएगा क्या? तो फिर वही उतना बड़ा लोन लेगा, वो आत्महत्या करेगा, तब तो किसान के यहाँ ड्रिप जाएगा। तो कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी आ जाएगी, बूंद बूंद आगे बढ़ जाए। मैनुअली तो बहुत कुछ होता है, तो लेकिन वो मैनुअली कितना करेगा? हम यदि उसको अपने यहाँ ऐसे ऐसे चीजों को जो गांव के लोगों के लिए आवश्यक है, उन आवश्यकताओं को देखते हुए आगे बढ़ाएं। वास्तव में यह बहुत ही अच्छी बात हुई है कि हमारे उच्च शिक्षण संस्थान आज गांव के साथ जुड़ रहे हैं। गांव को भी आपके साथ जुड़ने में बड़ा सम्मान मिलता है। गांव के किसान आदमी, एक मजदूर आदमी, साधारण सा व्यक्ति, अरे मैं तो NIT घूम के आ रहा हूँ, NIT के लोगों ने हमें बुलाया, यही उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा सम्मान मिलता है। उसके सम्मान की रक्षा हम उसकी आवश्यकताओं को पूरा करके करें, यह हमारा दायित्व बनता है। फिर हम दोनों मिलकर काम करेंगे यदि, तो हमें लगता है इसकी जो भी सोच रही होगी, अवधारणा रही होगी, उसके भी हम आगे कुछ दे पाए। इसी मनोकामना के साथ मैं अपना विषय को पूर्ण करता हूँ। हम सब माननीय सौभाग्य जी को सुनेंगे। धन्यवाद। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जमशेदपुर डॉक्टर करुणेश कुमार शुक्ला सर को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो वर्चुअली हम सबसे जुड़े हुए हैं, कि वो अपने अनुभव से हम सबको लाभान्वित करें। सर के लिए जोरदार तालियां। जी 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 जी, आपको आपकी आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है जी। नमस्कार। 2 दिवसीय उन्नत भारत अभियान के तहत 2 दिवसीय कार्यक्रम के समापन समारोह में मुख्य अतिथि श्री यदु मदन
वहाँ पर माइक दे दो ऐसे। तो उम्मीद है कि आज कुछ नई चीजों पे दूसरी कार्यक्रम के समापन के बाद कुछ नई रूह हुई होगी जिसको हम गाँव में बहुत तो ले लिया और कुछ कार्यक्रम कर भी रहे हैं। क्या हम तकनीक के माध्यम से गाँव में और उनके जीवन यापन को सुलभ बना सकते हैं या उन तक पहुँचा सकते हैं, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से हमारे अध्यापक और उन्नत भारत अभियान से जो भी लोग जुड़े हुए, जैसा कि अभी मैं अपने पूर्व वक्ता का सुन रहा था कि अगर गाँव से कुछ लोग राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में आते हैं, ये भी उनके लिए गौरव की और गर्व की बात है। निश्चित रूप से ऐसे अगर हमारे कुछ गांव के बच्चे जो हमारे संस्थान में आते हैं उनको हम प्रेरित करते हैं रहे हैं। ठीक है, उनको बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर हम उनको एक वार्तालाप स्थापित करते हैं तो वो प्रेरित होंगे न्याय के लिए। और अगर इस माध्यम से हम गाँव में कुछ भी कर सकते तो निश्चित रूप से एक समाज और देश के प्रति सरकार का जो कर्तव्य, और मुझे विश्वास है कि प्रोफेसर वीरेंद्र कुमार विजय जी के नेतृत्व में जो उन्होंने कार्यक्रम की रूपरेखा पूरे सारे देश में और रंजीत प्रसाद जी यहाँ काफी अच्छा काम कर रहे हैं, उनके निर्देशन का पूरा सहयोग तो है ही। हम कुछ वास्तविक सीमित नहीं रहेगी, जिससे कि हम जिन गाँव को गोद लिए हैं उनमें कुछ परिवर्तन दिखे, तब शायद हमारा कार्यक्रम सफल होगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इसमें करने में सक्षम होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः प्रांगण में आए सभी अतिथियों का, विशेष रूप से माननीय श्री अशोक भगत जी का, जो सुबह हमारे साथ गूगल इंजीनियरिंग के उद्घाटन सत्र में भी थे, और अन्य सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करता हूँ। और साथ ही क्षमा चाहता हूँ कि मैं कहने के बाद भी उपस्थित नहीं हो सका। मुझे सुबह आ जाना था, लेकिन वो भुवनेश्वर राजधानी कैंसिल हो जाने के नाते मैं नहीं पहुंच पाया। उम्मीद है कि अगले कार्यक्रम में निश्चित रूप से मैं रहूंगा, और मेरा सहयोग जो भी होगा एक निदेशक के रूप में मैं निश्चित रूप से करता रहूंगा। आप सभी को पुनः पुनः धन्यवाद, नमस्कार। मैं कार्यक्रम की अगली पंक्ति में आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर वीके विजय, राष्ट्रीय समन्वयक, उन्नत भारत अभियान, IIT दिल्ली से। सर अपने अनुभव से हम सबको लाभान्वित करें। सर के लिए जोरदार तालियां। समापन सत्र में मुख्य अतिथि हमारे सबके प्रिय अशोक भगत जी। अशोक भगत जी CRDT जो हमारा सेंटर है IIT दिल्ली में, सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी, उसमें से जो मुख्य लोग जिन्होंने ये सेंटर शुरू किया और जो गांव के विकास के लिए अपने जीवन को जिन्होंने लगा दिया, ऐसे लोगों में से हैं। उनमें प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद जी का मेरे पे बहुत प्रभाव रहा है और वो मेरे मेंटर भी रहे हैं। उनके साथ ही मिलकर ये उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम शुरू हुआ था। तो मैं अशोक भगत जी को याद दिलाना चाहता हूँ कि आप सबका योगदान हमारे क्षेत्र के विकास के लिए, देश में ग्रामीण विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहा है। चाहे वो महेश शर्मा जी हों, रजनीश अरोड़ा जी हों, आप हों, और भी कुछ लोग हैं जो इस सेंटर पे जिनका विकास के लिए, गांव के विकास के लिए देश भर में कार्यक्रम चल रहा है उन्नत भारत अभियान, उसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। NIT जमशेदपुर के जो डायरेक्टर हैं श्री के शुक्ला जी, प्रोफेसर के शुक्ला जी, इनका भी हमेशा योगदान हमारे कार्यक्रमों में रहता है। और रजनीश जी पे, रणजीत जी पे उनका भी विशेष कृपा है कि वो जैसा चाहे पूरे झारखंड में जहाँ पे जो भी काम करना चाहें उनको सुविधा प्रदान करते हैं। तो मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के इस कार्यक्रम के विशेष अतिथि डॉक्टर ललन शर्मा जी और रंजीत प्रसाद जी और जो भी NIT जमशेदपुर के प्राध्यापकगण हैं तथा जो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के विभिन्न कोऑर्डिनेटर्स हैं जो यहाँ पे आज इकट्ठे
इकट्ठा हुए हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप उन्नत भारत अभियान के लिए यहाँ पे एकत्रित हुए हैं और मन लगा के मुझे लगता है कि उन्नत भारत अभियान जिस तरह से पूरे देश भर में काम कर रहा है उसको आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करेंगे। एक छोटा सा मैं चाह रहा था कि प्रेजेंटेशन में शेयर करूं ताकि सब लोगों को आइडिया हो जाएगा कि उन्नत भारत अभियान के माध्यम से हम किस तरह से पूरे देश भर में काम कर रहे हैं। आवाज जा रही है भी दिखाई दे रहा है आपको? जी जी दिखाई दे रहा है। बहुत अच्छा। तो उन्नत भारत अभियान के 2014 में इसकी परिकल्पना की गई हमारे केंद्र द्वारा IIT दिल्ली में जो सेंटर फॉर रूरल डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी है, और इसकी परिकल्पना भी झारखंड में और वनवासी कल्याण आश्रम के बिशनपुर में और आप लोगों के माध्यम से ही इसकी परिकल्पना की गई कि ऐसा हमको काम करना चाहिए जिससे कि जो देश भर की एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो गाँव के साथ जुड़े और उससे गाँव का भी लाभ हो और हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है, जो पढ़ाई होती है उसमें हमारे विद्यार्थियों को, हमारे जो पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, उनको भी उसका लाभ मिले। और इस 2014 में जब हमने किया तो उस समय की जो मंत्री थी स्मृति ईरानी जी, उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम तो पूरे देश भर के लिए होना चाहिए और खाली IIT दिल्ली इसको कैसे कर पाएगा पूरे देश भर के लिए। तो उन्होंने इसको एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाया और तब से ये कार्यक्रम चल रहा है। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि आज पूरे देश भर में हर जिले में ये कार्यक्रम हमारे कॉलेज के माध्यम से गाँव में पहुँच रहा है। तो जो इसका मेन थीम है वो ये है कि शिक्षित भारत, सक्षम भारत, स्वस्थ भारत, संपन्न भारत और आत्मनिर्भर भारत। और इसमें ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन एंड विलेजेस और आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा मेजर थीम है। और इसमें जो जब हमारे विद्यार्थी, कोई भी कॉलेज जब जुड़ता है उसके जो विद्यार्थी होते हैं, उसके जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो जब गाँव में जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप खाली ज्ञान देने नहीं जा रहे हैं, आप लोगों से उनकी जो ट्रेडिशनल विजडम है। आवाज क्यों ऐसा हो रही है? जो देश भर में हर जिले में ये कार्यक्रम हमारे कॉलेज के माध्यम से गाँव में पहुंच रहा है। तो जो इसका मेन थीम है वो ये है कि शिक्षित भारत, सक्षम भारत, स्वस्थ भारत, संपन्न भारत और आत्मनिर्भर भारत। और इसमें ट्रांसफॉर्मिंग हायर एजुकेशन एंड विलेजेस और आत्मनिर्भर भारत, ये हमारा मेजर थीम है। और इसमें जो जब हमारे विद्यार्थी, कोई भी कॉलेज जब जुड़ता है उसके जो विद्यार्थी होते हैं, उसके जो टीचर्स होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, वो जब गाँव में जाते हैं तो हम उनको कहते हैं कि आप खाली ज्ञान देने नहीं जा रहे हैं, आप लोगों से उनकी जो ट्रेडिशनल विजडम है। आवाज क्यों ऐसा हो रही है? UGC ने 2 क्रेडिट का कोर्स शुरू किया है, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो हर UG और PG सबके लिए जरूरी है। उसमें लोग गाँव में जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, तो करते हैं। और हमने कई मिनिस्ट्रीज के साथ में और कई, क्योंकि हमारे एक नेटवर्क अच्छा इतना बढ़ गया है कि हर मिनिस्ट्री अपने प्रोग्राम के लिए चाहती है कि गाँव में काम करने के लिए उन्नत भारत अभियान के साथ काम करेगा तो बहुत अच्छे से वो अपनी स्कीम को आगे बढ़ा पाएंगे। और IIT भी अभी 18 तारीख को IIT काउंसिल की मीटिंग है भुवनेश्वर में, और उसमें अलग से एक एजेंडा कर सकते हैं। और हम लोग चाहते हैं कि अभी कल ही हमारा एक ग्रास रूट इनोवेशंस का लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट C20 का प्रोग्राम था हैदराबाद में, वो हुआ है। उसमें पूरे देश भर में वो किस तरह से हमारे युवाओं को लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट की दिशा दे सकते हैं, इसमें काफी मंथन हुआ। और
प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अशोक भगत सर को कि वो मंच पर आए और हम सबको अपने आशीर्वचनों से अभिभूत करें। सर के लिए जोरदार तालियां। भारत अभियान के समापन 2 दिवसीय शिविर के समापन पर वर्चुअली भाग ले रहे इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर के कुमार शुक्ला जानेंगे और आवाज आ रही है। हमारे साथी आईआईटी के प्रोफेसर जो उन्नत भारत अभियान के ऑल इंडिया कन्वीनर हैं के विजय कुमार जी, उपनिदेशक हमारे शर्मा जी, विनय शर्मा जी, हमारे कई बार अपेक्षा नहीं करी वो आदमी मिल जाए, बड़ी खुशी होती है। इस प्रकार श्रीमान गणेश खुर्दे जी ये सब जगह उपलब्ध हो जाते हैं बिना अपेक्षा के भी। इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना इंटरेस्टेड है इस टेक्नोलॉजी के बारे में। इनका बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारे साथ किशनपुर में हो रहा है। इस हाल में इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर साहब हमारे BIT से आए राजीव जी, IIM से हैं कि नहीं जी गए होंगे। हमारे पुराने साथी बहुत वर्षों बाद मिले हीरालाल यादव जी हैदराबाद से हैं रमेश जी तिवारी जी बैठे विनोद तिवारी। हाँ विनोद तिवारी जी सरकारी पर गई है। और हमारे साथी से आए डायरेक्टर निखिलेश मैसी जी, DK विजय जी ने विस्तार से बताया कि उन्नत भारत अभियान जीवंत अवस्था में तमाम संस्थानों में शुरू हुआ। जब इसका शुभारंभ IIT दिल्ली में हो रहा था तो मुझे सौभाग्य था कि मैं उसका हिस्सा रहा। और उस अभियान का हिस्सा होना न होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि हमने एक 40 साल की जिंदगी इस अभियान में लगाई। देश में शब्द बदलते रहते हैं, जैसे मैंने यहाँ उद्घाटन किया गूगल इंजीनियरिंग का, मैंने वहाँ बताया मार्केट का ब्यूटीफुल टेक्नोलॉजी की बात हुई थी, कभी न्यू टेक्नोलॉजी की बात हुई थी। अब बात गूगल की हुई है तो नए नए संदर्भ में नए नए आते हैं। और हम लोग भी जो 40 साल से काम कर रहे हैं बेशक तकनीक के विकास के बारे में जो सोचा कर सकते हैं, इंडिजिनस टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट कैसे बन सके और कैसे हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज का रोल बन सके। मैंने झारखंड के तमाम मुख्यमंत्रियों के बात बोला था, आगे भी अभियान चलाने वाला हूँ कि आपके राज्य में जितने इंस्टीट्यूट हैं उनका यहाँ के इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के बारे में क्या अवलोकन है ये देखा। इंस्टीट्यूट की तरह चला, प्रोफेसर भी चलते रहे, डिग्रियां मिलती रहे और वहाँ पर लड़के नौकरियों के लिए ही खड़े हों। यहाँ पर कुछ नहीं है तो विदेश जाने की ओर उन्मुख हो, ये देश का दुर्भाग्य होगा। इसलिए जो भी मोटिवेशन हो रहा है वो बड़ा पूर्णकारी है, अच्छा है। शायद किसी के बात में मन में ये बीज आ जाए मैं अपने पढ़ाई लिखाई का उपयोग गाँव में करना है। हम सब महसूस कर रहे हैं मित्रों, अब 40 साल में जनरेशन गैप है।
नई जनरेशन को, नई पीढ़ी को कैसे एड्रेस किया जाए, ये हम सब के लिए इसमें में चुनौती भरा कार्य है। टेक्नोलॉजी का हब है बेंगलोर, और भी सारे इंस्टीट्यूट हैं, सब जगह टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर पे जूझ रहे हैं बच्चे, माँ बाप को भूल रहे हैं। छोटी जरूरतें भी बच्चियां महत्व को समझें, ये उन्नत भारत का एक बड़ा हिस्सा होना चाहिए। मुझे लगता है इन सब पर रंजीत जी तो विचार करते ही होंगे। मैंने तो मात्र कुछ एक दिशा दी कि आध्यात्मिक जीवन दर्शन गांधी जी ने काफी सरलता से, सहजता से धन्यवाद जी से पूछा कि आप कहते हो गीता में कर्म करते जा परिणाम की अपेक्षा मत करो। सबको लगता है खाली कर्म करते जाओ, नीरस सा, परिणाम नहीं मिलेगा तो काम क्या होगा, मन नहीं करेगा काम करने। विनोबा जी ने उत्तर दिया था, काम करो लेकिन उसके फल का उपभोग केवल अपने लिए मत करो, लोगों को दे दो। तोदीयम वस्तु गोविंदम तोदीयम समर्पयामि। जो कुछ भी प्राप्त हुआ है हम आपको दे रहे हैं। एक इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थी को, एक प्रबंधन के विद्यार्थी को, टेक्नोलॉजी के विद्यार्थी के ऊपर जो धन का हिस्सा खर्च होता है, उसका योगदान उसका है वो देश के विकास में अपना सहयोग करे, उन्नत भारत अभियान में लगे। यह प्रेरणादायी उद्बोधन लोगों से समय समय पर कराए। आप मित्रों, ये सहज मैं नहीं बोल रहा हूं, बहुत असहज परिस्थितियों से हम लोग सामना करना पड़ रहा है। विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में हमारा देश ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है, लेकिन डिजिटल टेक्नोलॉजी के गैप भी काफी बढ़ रहा है। सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस का गैप है, इसको कैसे दूर करेंगे, इन सब बातों पर आप विचार करिएगा। कई दिनों से आप चर्चा कर रहे हैं, दोहराई बात को दोहराया होगा मैंने। आप आए, आपने बुलाया, इंस्टीट्यूट ने हमारे झारखंड के भिन्न भिन्न कोनों से आए लोग कुछ करने की तमन्ना लेकर मन में आए हैं। एक ही बात उनसे कहूंगा, हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है। आशावाद दुनिया भर का वाद है, मार्क्सवाद, लेनिनवाद, वामपंथ, ये सब वाद, गांधीवाद, लेकिन एक सबसे बड़ा वाद है आशावाद। ये आशा जिंदगी में खड़ी हो, निराश नहीं होना है, ये संकल्प लेके जाइए। धन्यवाद। इस श्रृंखला में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा श्रीमान गणेश सर को कि वो आए और अपने अनुभव से हम सभी को अनुग्रहित करें। श्रीमान गणेश सर के लिए जोरदार तालियां। अभी इनके उद्बोधन के बाद, अशोक जी के उद्बोधन के बाद मुझे कुछ कहना, मतलब सूरज के सामने मक्खी किनकिनाना जैसा है। तो मैं यही बोल के मेरी वाणी को विराम दूंगा कि आपने हमें बुलाया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यह एक सेक्शन 8 कंपनी है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर। तो स्किलिंग के संदर्भ में आपको कोई भी दुविधा है, स्किल डेवलपमेंट के बारे में आपको कुछ सुझाव है, आप कुछ उपक्रम, अशोक भगत जी के बिशनपुर में हमने छोटा सा प्रयास किया है, मल्टी स्किल डेवलपमेंट सेंटर आने जा रहा है और 200 महिलाओं का प्रशिक्षण हुआ है, जिसका मैंने जिक्र किया पहले भी। तो ग्रामीण उद्यमी को लेकर ग्राम में क्या होना चाहिए, कौन सी स्किल्स होनी चाहिए, इसके लिए आपके दिमाग में कुछ हो, आपका कुछ संशोधन हो तो कृपया हमसे साझा कीजिए। और फिर यही बात बोलकर रुकूंगा कि जो संविधान की ने हमें हक दिया है, जो पेशा जैसे कानून है, उसका धरातल पर किस तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत जो प्रावधान मिले हैं, जो वनों का प्रबंधन किस तरह से हमारे जनजाति समुदाय के हाथ में आ जाए और वो उससे उनका विकास हो और वो पलायन ना करके जो
सबसे महत्वपूर्ण संपदा है वो मानवीय संपदा है जो हमारे देश में है, उसका विकास जो आपके जैसे इस प्लेटफॉर्म उन्नत भारत अभियान से हर स्टूडेंट तक कैसा उसका व्यक्ति निर्माण में और देश के निर्माण में विकास में कंट्रीब्यूशन हो, इसके लिए आप सभी प्रयास कर रहे हैं। हमसे कुछ हो तो बताइए। नमस्ते। धन्यवाद सर। आज के मुख्य अतिथि महोदय के लिए मेरी 2 पंक्तियां समर्पित हैं। दाद देती हैं गर्द से जिंदगी एहतराम करती है, दाद देती हैं गर्द से जिंदगी एहतराम करती है। आपकी जैसी शख्सियत जाग जाती है तो दुनिया झुक झुक कर सलाम करती है, दुनिया झुक झुक कर सलाम करती है। हम लोग जब कल्पना किए थे इस 2 दिवसीय कार्यशाला का, इससे पहले भी एक बार डेट शिफ्ट किया था, उस समय में अशोक भगत जी का समय नहीं मिल सका था, लेकिन संजोग ऐसा देखिए कि बार जब दूसरा डेट मिला तो उसमें उनका समय मिला, तो उस समय लग रहा था कि हम लोग का डेट क्यों बढ़ गया, उसी समय होना चाहिए था। लेकिन सचमुच में हम बहुत आभारी हैं और धन्यवाद देते हैं कि उनका मार्गदर्शन मिला। उसी प्रकार से गणेश जी ने जिस ओर इंगित किया, वास्तव में उस ओर मेरा भी ध्यान नहीं था कि उन्नत भारत अभियान में जाते समय में इन नियमों का, कानूनों का, उसका भी ध्यान रखना चाहिए। तो ये नया आयाम उन्होंने दिखाया है। और स्किल डेवलपमेंट में अलग अलग अभी जो इन लोगों ने काम किया है, बहुत सुंदर काम किया है। स्किल डेवलपमेंट माने सिलाई, बिनाई, कढ़ाई, और यही नहीं है। अभी जो स्किल हमको चाहिए, हायर लेवल का भी स्किल चाहिए। एआई का समय आ गया है, मशीन लर्निंग का समय आ गया है, आईओटी का समय आ गया है, तो उसके लिए भी स्किल चाहिए और स्किल डेवलपमेंट उसके लिए भी काम कर रहा है। और हम लोग तकनीकी संस्थान निश्चित रूप से उनसे मार्गदर्शन लेकर के, उनके 6 सेंटर भी आ रहे हैं अभी इसके हायर जो स्किल्स को देश में बढ़ावा मिले इसको लेकर के, तो आगे हम लोग उसके बारे में भी निश्चित रूप से उनका सहयोग लेंगे। और उनको यहाँ आने के लिए धन्यवाद, और वीरवाणी जी को बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने गणेश जी को हम लोगों के बीच भेजा। ललन शर्मा जी, जैसा कि पता है हम लोग बहुत बार, बहुत दिनों से कई जगह साथ साथ काम करते रहे, मिलते रहे, लेकिन यहाँ एक सुखद अनुभव है उनके साथ ये समय बिताने का। उनको मैं धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ आकर के उस ग्रामीण जीवन का झलक हम लोगों के पास दिए कि कैसे शुद्ध चीजें, मतलब केमिकल फ्री और ऑर्गेनिक दोनों में अंतर है, और उस अंतर को, बारीक अंतर को समझ करके हम लोग ऑर्गेनिक की ओर बढ़े। और पौष्टिक जो बागीचा है, हम लोग किचन गार्डन, वो हमारे घर में आए, ताकि मिट्टी, जल, हवा अगर ये खराब होगा तो निश्चित रूप से वही चीज हमारे अंदर है। अगर बाहर का पानी खराब होगा तो हमारे अंदर का 70% पानी खराब होगा। बाहर का मिट्टी खराब होगा तो उससे जो मिनरल है हमारा वो खराब होगा। तो अगर हम मिट्टी को खराब कर रहे हैं तो हमारे वो लीवर को, किडनी को, हार्ट को डैमेज करेगा ही करेगा। हम अपने लीवर, हार्ट और किडनी को बचाना चाहें और बिना मिट्टी, पानी, हवा इसको शुद्ध किए हुए तो कभी भी संभव नहीं है। इसलिए उस ओर जो ध्यान दिलाया ललन जी ने, तो निश्चित रूप से स्वस्थ रहना है तो इन सब चीजों को धन्यवाद। और एक बात और हमको याद आ रहा है, लगभग हमको सही सन याद नहीं, शायद 80 का समय था, 1980 या 79, 80 वही बीच कुछ रहा होगा, जब हम ग्रेजुएशन ठीक परीक्षा लिख चुके थे और रिजल्ट आया नहीं था। और मेरे मन में भी वो जो बताए कि गांव का सवार था भूत, तो घर से 6 महीने के लिए निकले थे। खूंटी से सिमडेगा तक शिक्षा से जुड़े थे और शिक्षा क्षेत्र में कुछ करना है उसको लेकर के। और उसी समय जब हम रांची में थे
वहाँ रुके थे, तो उस समय अशोक भगत जी से भी वही पहला परिचय मेरा उनसे हुआ था वहाँ पर। और उस समय से जो साथ रहा और कई जगह पर मिलते जुलते आज तक साथ रहा है। उसी कड़े में ललन जी आए, तो हमको वो सभी यादें आज बहुत अच्छा लग रहा है और उसके लिए धन्यवाद। रमेश जी अपने बीच आए, वास्तव में इस 2 दिवसीय कार्यशाला का हम जो साहस कर सके वो है डॉक्टर रमेश जी के कारण। हैदराबाद गए थे और पूरे भारत के RCIs को PIs को जो ट्रेनिंग देते हैं और उनका ट्रेनिंग हमको मिल सका, इसलिए हमने उनको कहा कि आप 2 सेशन लीजिए, 3 सेशन लीजिए, सबसे प्रायोरिटी आपका है, क्योंकि आपसे सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन नहीं, हम सीख के आते हैं और आप ठीक है, विद्यार्थी सब एक बार आ जाइए। धन्यवाद। आप स्टूडेंट रेडी?